नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई उत्तराखंड का 3 साल पुराना यह मामला, जब रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में 3 आरोपी जेल में बंद है, लेकिन 3 साल बाद इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल राजनीति उफान पर है, न सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि राष्ट्रीय राजनीति भी इस वक्त उफान पर है, हिलोरे मार रही है। वो इसीलिए क्योंकि इस पूरे केस में शुरुआत से जिस वीआईपी गेस्ट का बार बार जिक्र हो रहा था, जो वीआईपी बार बार शुरुआत से हल्ला मच रहा था कि अंकिता पर एक वीआईपी के साथ रहने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, वो वीआईपी को लेकर अब तस्वीर धुंधली सी नजर आने लगी है। हालांकि अभी कोई भी जांच नहीं की गई, अभी जांच जारी है, इसीलिए कुछ भी कह पाना यहां पर पुख्ता नहीं होगा। एक ऑडियो और एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सवाल खड़े हो रहे हैं वो आज सीधी बात में हम उठाएंगे, उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरीके से ये ऑडियो वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। तो मैं यही कहती हूँ कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो भी साक्ष्य, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं वो लेकर उपस्थित हो जाऊंगी, या मैं आपको किसी के माध्यम से जो भी आपने ऑफिसर नियुक्त किए गए होंगे, मैं उस ऑफिसर से भी आप मुझे मतलब संपर्क करवा सकते हैं। और मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगी, हर तरह से सहयोग करूंगी, और आज तक मैं सहयोग करती आई हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा मैं सही का साथ देती हूँ। मैं खुद सही हूँ अपनी नजरों में, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नियति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। कल प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी। और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। तो सत्य क्या है? अनुसूचित जाति के जो राज्यसभा के सांसद रहे, हमारे अखिल भारतीय महामंत्री हैं, ऐसे व्यक्ति को ऊपर लांछन लगाना, और अगर अब किस प्रकार का कोई षड्यंत्र कांग्रेस करती है तो प्रामाणिकता के आधार पर है। कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, इशू नहीं है, अब केवल षड्यंत्र की राजनीति कांग्रेस कर रही है। और उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के षड्यंत्र की राजनीति को भी बहुत जल्दी बेनकाब करेगी। कांग्रेस के नेताओं को अब जनता से माफी मांगने की स्थिति में वो रहने वाले नहीं है। तो इस पूरे मामले में राजनीति गर्मा गई है, सियासत जमकर देखी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा जा रहा है। कांग्रेस एक तरफ सीबीआई जांच की मांग कर रही है, कई तरह के गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के इस दिग्गज नेता पर लगा रही है। तो बीजेपी की तरफ से यह बार-बार कहा जा रहा है कि छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। खुद दुष्यंत गौतम पत्र लिखते हैं और ये भी शिकायत करते हैं कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में इस ऑडियो वीडियो क्लिप को हटाया जाए, रिमूव किया जाए। कई सुलगते सवाल है जो आज सीधी बात में हम करेंगे, इस पूरे मामले से जुड़े हुए एक एक वो सवाल आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या वायरल ऑडियो वीडियो सच है या फिर राजनीतिक तौर पर फैलाया गया फर्जी कंटेंट? सिर्फ राजनीति यहां पर की जा रही है और इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा सवाल, क्या वीआईपी एंगल को शुरू से दबाया गया या फिर विपक्ष बढ़ा चढ़ाकर पेश करा? ये इसीलिए क्योंकि शुरुआत से वीआईपी एंगल का जिक्र हुआ, लेकिन कौन वीआईपी, ये जांच सामने खुलकर नहीं आती है। कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग न्याय के लिए है या फिर 2027 की
राजनीति के लिए, क्योंकि हर कोई जानता है 27 में चुनाव है। चौथा अहम सवाल, क्या जांच एजेंसियों ने शुरुआती दौर में सबूत कमजोर किए? क्या जवाबदेही तय होगी? क्योंकि शुरुआत में यह बात निकलकर सामने क्यों नहीं आई? 3 साल बाद यह आवाज निकलकर सामने आती है। पांचवा सवाल, क्या अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई अब पूरी तरह से राजनीति बन चुकी है? यह इसीलिए क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड जिस तरीके से सामने आता है, तीनों आरोपी जेल में बंद हैं, उसके बाद जिस वीआईपी को लेकर शुरुआत से हल्ला था, उस वीआईपी को लेकर 3 साल बाद खुलासे होते हैं। हालांकि इसको कुछ भी अभी पुख्ता नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ आरोपों की राजनीति है, क्योंकि जब तक जांच नहीं हो जाती, जांच में सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते, कोर्ट फैसला नहीं ले लेता है, तब भी किसी के ऊपर कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं है। और लेकिन ऐसे में कई सवाल जिनका जिक्र आज होगा, क्या जांच की दिशा को बदलने की कोशिश की गई, क्या न्याय को दबाने की कोशिश की गई, या फिर इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ अब राजनीति की जा रही है और इस मुद्दे को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और यही एक बड़ी वजह कि इस पूरे मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए अपने पैनल का परिचय आपसे करा देते हैं। कमलेश रमन है भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ, आशीष सैनी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए है कांग्रेस के प्रवक्ता, जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, नीरज कोहली जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। शुरुआत कमलेश रमन जी के साथ ही करेंगे। कमलेश रमन जी, सबसे पहले तो मैं आपका टेक जानना चाहूंगी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्या प्रतिक्रिया है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं दुष्यंत गौतम को लेकर, वीआईपी का जिक्र हो रहा है, ऑडियो वीडियो सामने आया है, क्या प्रतिक्रिया? मोनिका जी, देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन साक्ष्य जुटाना उतना ही मुश्किल। अगर आपके पास साक्ष्य थे तो कोर्ट में 2 साल तक केस चलता रहा, वहां पर पैरवी होती रही और सरकार ने अपनी तरफ से सरकारी वकील दिए थे, तो इन लोगों के मुंह क्यों बंद थे? उस वक्त ये साक्ष्य लेकर के कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुए? क्यों इन ऑडियो वीडियो को लेकर के कोर्ट में पेश नहीं हुए? क्योंकि कई बार एसआईटी ने भी कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत हो, किसी के पास कोई एविडेंस हो, तो वो हमें यहाँ ला करके दे सकता है, जब जांच चल रही थी। लेकिन तब कोई नहीं बोला। आज अचानक से जब उन लोगों को सजा हो गई, वो 3 साल की जो हमारी जो 2 साल की पैरवी थी, उसके बाद जब उन लोगों को सजा हुई, आजीवन कारावास हो गया, आज अचानक से अपने व्यक्तिगत जो घरेलू जो झगड़े थे, उनमें मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है राजनीतिक तौर पर षड्यंत्र रचकर, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कि वो उस षड्यंत्र को रच करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये केवल और केवल राजनीतिक स्टंट है, इससे अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर जिनका नाम आया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर मैं कहीं पर दोषी हूं, मेरे खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, मैं अपनी राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर और सामाजिक तौर पर संन्यास ले लूंगा अगर मेरा कहीं नाम आता है या मैं कहीं इसमें बीच में हूं। तो फिर अब आप बताइए, आप लाइए सबूत और दीजिए, जुटाइए। अब तो आपसे मांगे जा रहे हैं, आप दीजिए जो भी आपके पास एविडेंस है, लेकिन आप तब कुछ नहीं बोलते जब केस चलता है, तब कुछ नहीं बोलते जब वहाँ गवाह जाते हैं। तो कमलेश रमन जी का कहना है कि सिर्फ राजनीति के लिए इस मुद्दे को इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 साल पहले ये सारी चीजें कहा थी और अब 3 साल बाद ये चुनावी हथकंडा एक तरीके का विपक्ष की तरफ से अपनाया जा रहा है। आशीष सैनी जी क्या कहेंगे? सिर्फ राजनीति के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला उछाला जा रहा है, क्या सिर्फ इसको सिर्फ एक चुनावी हथियार बनाया जा रहा है और बीजेपी की छवि को धूमिल करने की कोशिश इसके जरिए, क्योंकि आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि ये विपक्ष की एक तरह की राजनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के बीच में एक संवाद जब सार्वजनिक मंच पर आया, तो इस बात को ये 1.5-2 महीने पहले से का मैटर है। और अभी कमलेश रमन जी पिछले 4 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के गट्टू और भट्टू के पक्ष में जिस प्रकार का ये माहौल बना, थोड़ा एक तो शब्दों का इस्तेमाल जरा ठीक से कि करें टीवी चैनल पर बैठ करके, प्लीज। नहीं, सुन लीजिए, आपका रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। नहीं, अगर आप बदतमीजी करेंगे तो फिर मुझे भी आपका रिकॉर्ड बहुत खराब है, आप रहने दीजिए। आशीष जी, मेरी भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखिए, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, प्लीज वो भी सही शब्दों का इस्तेमाल करके बात कर रही हैं, आप भी रिस्पेक्टफुली सही शब्दों का इस्तेमाल करके बात करें, जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ हो हल्ला ही। अब मोनिका जी एक बात सुनिए, जैसे ही मैंने गट्टू और फट्टू कहा तो ये तुरंत समझ गए कि किसकी बात हो रही है, तो इसीलिए यही शब्द इस्तेमाल किए सुरेश राठौर ने उस वीडियो में, जो उस ऑडियो में जो उन्होंने उनकी पत्नी ने सार्वजनिक किए। ये इसलिए सार्वजनिक किए क्योंकि 1 घंटे की बातचीत जो रिकॉर्ड हुई, उसमें जब दुष्यंत गौतम का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि दुष्यंत गौतम अच्छे व्यक्ति नहीं है और वो अंकिता भंडारी हत्याकांड के वीआईपी हैं, इसलिए तुम उनके पास मत जाना। उन्होंने उर्मिला राठौर को समझाने और चेतावनी के दृष्टिकोण से ये बात कही। तो जब सुरेश राठौर पूर्व विधायक को ये बात मालूम है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं,
तो वो क्यों नहीं गए चुनाव जो जांच अधिकारी है उनके पास, या जो जैसे कमलेश अमन जी बता रहे हैं कोर्ट नहीं गए, वहां नहीं गए। तो हमारा भी तो सवाल यही है कि सुरेश राठौर क्यों नहीं गए वहां पर, क्यों नहीं उन्होंने बताया देश के सामने, प्रदेश के सामने कि वीआईपी कौन कौन है। वो बात वो अपनी पत्नी को तो बता रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश को नहीं बता रहे। बाद में भारतीय जनता पार्टी पहले ये स्पष्ट कर दे कि उन्होंने जब सुरेश राठौर का निष्कासन कर दिया है तो उसके बाद ये ऑडियो आने का क्या लॉजिक है। और बार बार अपने भाषणों में सब जगह दुष्यंत गौतम का बचाव क्यों कर रहे हैं। ये बात हुई सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम के बीच में। अब आइए देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अधिक राज्यों में रहने वाली पार्टी, जी कमलेश जी आप और से रिवर्ट उत्तराखंड लूंगी मैं जी, एक मिनट पहले उन्हें बात पूरी मोनिका करने जी, दीजिए। उत्तराखंड की पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया महेंद्र भट्ट जी को क्या आवश्यकता थी कि वो दुष्यंत गौतम के, सुरेश राठौर के पक्ष में अपना वक्तव्य दें। उनके वक्तव्य में साफ था कि वो महिला अच्छी नहीं है, हाँ। वो महिला चरित्रहीन है, उसके महिला के की बात को रिलेवेंस नहीं करना है। महेंद्र भट्ट एक पार्टी के अध्यक्ष है, उसके बाद वो महिला के बात को संज्ञान लेने के बजाय, हो सकता है कि उसमें कही गई सारी बातें खारिज हो जाए कल को जांच में, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष को ये बात कहना, वो भी अपने राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी की चाटुकारिता में, ये वास्तव में उत्तराखंड राज्य का चरित्र है ही नहीं, जिसका प्रयोग ये जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अब एक निर्दलीय विधायक निकल कर आते हैं, हाँ। निर्दलीय विधायक महेंद्र भट्ट की पैरवी कर रहे हैं, हाँ। यानी सारे चोर, सारे बलात्कारी एक दूसरे की पैरवी में लगे हुए हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि यदि कोई मामला आया है तो हम जांच करा लेते हैं। आप एक एसआईटी छोटी सी गठित करते और इस मामले में जांच कर सकते थे, लेकिन जांच करना बेहतर नहीं समझा, चाटुकारिता पहली रखनी शुरू कर दी। लगा रहे सिलसिलेवार तरीके से, आप पर सवाल खड़े कर रही है। जी आशीष जी कमलेश जी से जवाब ले लेते हैं, जो सिलसिलेवार तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं। कमलेश जी फटाफट से जवाब दीजिए, क्यों एक दूसरे को बचाने के लिए ही कोशिश यहाँ पर हो रही है, एक दूसरे की पैरवी करते हुए आगे आकर बार बार सफाई दी जा रही है। एक ए व्यक्ति बी की सफाई देता है, बी व्यक्ति सी को लेकर सफाई देता है, सी व्यक्ति फिर से ए को लेकर सफाई देता है। यही बीजेपी में पूरा कोरस घूमे जा रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए कोई किसी को बचाने की सिफारिश नहीं कर रहा, कोई किसी को बचाने के वक्तव्य नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद ये सारी चीजें अभी समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि बड़े स्तर पर षड्यंत्र हुआ है ना कांग्रेस की तरफ से। अब आप झूठ मत बोलिए ना, प्रदेश अध्यक्ष मुझे बताइए ना किसने कहा नहीं कहा। महेंद्र भट्ट जी दुष्यंत गौतम के पक्ष में बोल रहे हैं, आप महेंद्र भट्ट जी के पक्ष में बोल रहे हैं, सुरेश राठौर आप दोनों के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई किसी के पक्ष में बोल रहा है, कोई कहीं जा रहा है, यानी कुल मिलाकर उस महिला पर झूठे मुकदमे आप लोग कर रहे हैं। कोई लॉजिक तो बताइए, कोई सीमा तो हो झूठ बोलने की। अब आप यहाँ बैठकर झूठ बोल रही है, आप भी वकालत करने में लगी हुई है। फायदा उठा करके कांग्रेस उसके कंधे पे परिवार के झगड़े का फायदा उठाया तो आपने जांच क्यों नहीं की है, बताइए पहले। लेकिन कमलेश जी सुनिए कमलेश जी, अगर आपने पाक साफ है, कमलेश जी सुनिए, अगर बीजेपी के तमाम नेता पाक साफ है, उनके दामन में किसी भी तरह का दाग नहीं है, ठीक है। आशीष जी एक सेकंड रुकिएगा, कमलेश जी अगर आप कह रहे हैं, सुन लीजिए कमलेश जी, सुन लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता पाक साफ है, किसी के भी दामन में कोई भी दाग नहीं है, सब बिल्कुल सुपर निर्मा टाइट से सबकी धुलाई हो रखी है, बिल्कुल सब साफ सुथरे हैं, तो फिर जांच में ये सब कुछ सामने पहले क्यों नहीं आता है? शुरुआत से वीआईपी चिल्लाया जा रहा है, तो वो वीआईपी को लेकर कौन वो वीआईपी जो अंकिता के ऊपर दबाव बना रहा था या जिसको लेकर अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था, ये नाम शुरुआत में सामने नहीं आता है, ना ही वीआईपी को लेकर कोई जांच की जाती है। 3 साल बाद अब ये सब कुछ एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। मोनिका जी कोई वीआईपी होगा तभी तो जांच में आता, जांच कानून कर रहा है और कानून के हाथ बहुत यानी लंबे होते हैं। कमलेश अच्छा, अमन जी को VIP पक्का है यकीन ही है कि नहीं कोई बड़ा वीआईपी नहीं नहीं देखते है। हैं। वीआईपी आज है अगर ही नहीं। षड्यंत्र रच के आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आप पहले कह रहे थे कोई और वीआईपी है, फिर बाद में कह रहे कोई और वीआईपी है, सपने में आ गया कि कोई वीआईपी है नहीं। भाई आप तो कितने लोगों कमलेश को जी मालूम है? अंकिता भंडारी के सरकार की बनती अंकिता है ना, भंडारी के व्हाट्सएप में कमलेश लिखा जी हुआ ये है जिम्मेदारी तो VIP का सरकार नाम। की बनती है ना, है नहीं है, कौन है क्या है, ये सब कुछ जांच बिल्कुल, का देखिए, विषय है जांच और ये के दायरे जिम्मेदारी में सब सरकार आते की हैं। बनती है। जी, जिसका देखिए मैंने क्या कहा मोनिका जी, जांच के दायरे में सब आते हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून में ये केस चल रहा है, कानून जांच कर के कौन रहा है? दायरे में है, और अब कानून से भी बड़ा बनेगी क्या कांग्रेस?
बड़े ठीक है। ताबड़तोड़ जांच कौन फैसले कर रहा है? सब कुछ जांच के दायरे में है, ये एक कमलेश जी का महीना कहना है। जारी आशीष जी, हम करने लौटेंगे वाले आपके हैं। पास। मोनिका जी, कमलेश जी, आपका लौटेंगे कौन आपके है? पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजनीतिकरण दे ओके, सकते हैं, कमलेश जी, राजनीतिक हम दे सकते लौटेंगे हैं। आपके पास और आशीष जी आपके पास भी लौटेंगे। जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। जय सिंह रावत जी, जरा मैं इसमें सारी चीजों को सही तरीके से समझना चाहूंगी आपसे। ग्राउंड पे भी आप सारा आपने अच्छी तरीके से पूरा मसला देखा होगा शुरुआत से ही एक वीआईपी एंगल की बात आती है कि अंकिता पर एक वीआईपी के साथ होने का दबाव बनाया जा रहा था, उस पर प्रेशराइज किया जा रहा था। लेकिन जब शुरुआत में जांच होती है और तीनों आरोपी इस वक्त जेल में भी हैं, तो तब ये वीआईपी कौन है? इसके चेहरे पर से पर्दा नहीं हटता है, नकाब नहीं हटता है, और अब 3 साल बाद ये मामला एक बार फिर से सुर्खियों में और वीआईपी को लेकर बीजेपी नेता का नाम सामने आ जाता है। क्या लग रहा है आपको ये पूरा मसला? वीआईपी का नाम सामने आया या नहीं आया? जय सिंह रावत जी, आपकी ऑडियो ठीक से नहीं आ पा रही है। आई एम सो सॉरी जय सिंह रावत जी, आपकी ऑडियो मुझे ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। हम उसे जरा दुरुस्त करते हैं। नीरज कोहली जी का रुख कर लेते हैं, तब तक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज कोहली जी, सेम क्वेश्चन गोज विद यू। ये पूरा मामला, वीआईपी का जिक्र शुरुआत से हुआ, लेकिन उस वीआईपी के चेहरे से नकाब क्यों नहीं हटा? अगर जांच निष्पक्ष तरीके से हुई थी तो वो वीआईपी के चेहरे से नकाब हटना चाहिए था, या फिर नहीं हटा? और जिस तरीके से कमलेश जी कह रही है वीआईपी तो कोई है ही नहीं, तो फिर जांच सही तरीके से नहीं हुई, उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कई हैं इस मुद्दे को। एक बार फिर से मुद्दा गर्मा गया ये सब वीडियो सामने आने के बाद। जी मोनिका, आपने शुरू में जो स्लाइडिंग पे 4-5 सवाल इस प्रकरण से जुड़े हुए दिखाए थे, वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जी। उन्हीं पे एक एक करके चर्चा करेंगे। और मैं वर्तमान से पीछे की ओर चलता हूँ। अभी जो प्रेजेंट माहौल है प्रदेश के अंदर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि उत्तराखंड की दिवंगत बेटी अंकिता को न्याय दिलाने की आड़ में डर्टी पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है। इसमें उसको न्याय दिलाने की बात कम नजर आ रही है और व्यक्तिगत जो पर्सनल राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो ज्यादा नजर आ रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष के लोग हों, चाहे उनकी पार्टी के अपने ही लोग हों। अभी एक चर्चाएं निकल के आ रही थी कि बार बार कांग्रेस इस मुद्दे को तूल दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरिद्वार के सांसद, उन्होंने खुद अपनी बाइट में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस मामले में, हालांकि मामला सब जुडिशियल है, न्यायालय में है, लेकिन इस मामले में जब इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं तो सरकार को गहराई में जाने की जरूरत है। एक और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक विजया बर्तवाल, उन्होंने बकायदा ऑफिशियल चिट्ठी लिखी है सरकार को कि इस प्रकरण की जो है सीबीआई से जांच होनी चाहिए, उत्तराखंड की बेटी का प्रकरण है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि खाली कांग्रेस की बात नहीं है, समाज से जुड़ी और दूसरी संस्थाएं और भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब आते हैं कि मुद्दे पर। मुद्दा देखें, जब ये घटना घटी, इस घटना के बाद से पुलिस ने इसमें जांच शुरू करी। जैसे पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ी और वहां जो पूरा एपिसोड हुआ रिजॉर्ट को लेकर, उस पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों के मन में एक शंका बैठ गई और शक बैठ गया कि कहीं ना कहीं जो है सरकार किसी को बचाने का कोशिश कर रही है। और रिजॉर्ट को जिस तरीके से तोड़फाड़ करके तहस नहस किया गया, वहां से मामला बिगड़ा। जब सरकार थोड़ा सा दबाव पे आई और सरकार को भी लगा कि नहीं, इस प्रकरण की थोड़ी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इस पर एसआईटी गठित हुई। एसआईटी ने जांच करी, लंबी कवायद के बाद एसआईटी ने जांच करी, पुख्ता तरीके से जांच करी। इसी बीच में लोग नैनीताल हाईकोर्ट में भी गए कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया कि सरकार एसआईटी की जो जांच कर रही है वो सही दिशा में चल रही है। लंबी कवायद के बाद सरकार ने जांच पूरी की और जो 3 दोषी पाए गए हैं, इसमें आरोपी थे, उनको आजीवन कारावास भी हुआ। ये सारा एपिसोड हुआ, लेकिन एक चीज, इतना कुछ होने के बावजूद भी, उन 3 लोगों को सजा होने के बावजूद भी उत्तराखंड के लोगों ने इस जांच को और जो ये न्याय मिला है अंकिता को, उसको मुझे लगता है दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि बार बार बात आज तक ये निकल के आती रही है कि एक वीआईपी उसमें था, कोई वीआईपी था, और वो वीआईपी जो है वो खत्म नहीं हुआ। उसकी चर्चा लगातार चलती रही कि उसको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। मतलब सरकार की जांच पे, इतना कुछ होने के बाद भी सरकार की जांच पे विश्वास का बड़ा गहरा अभाव था कि सब कुछ होने के बाद किसी ना किसी को बचाया गया है। तो मेरा ये कहना है कि जब इतना विश्वास, इतना कुछ करने के बाद सरकार पे भी फिर शंका उठ रही है, उंगली उठ रही है,
और तो फिर सरकार को इसमें कोई और गहराई से जांच कराने की कोई सरकार पे डीपली जांच करा लेती, हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस की देखरेख में जांच करा लेती, या सरकार सीबीआई को रिकमेंड कर देती, ताकि प्रदेश की जनता का जो लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं उनका विश्वास और भरोसा बना रहे। तो मुझे लगता है वो जो विश्वास और भरोसा जो टूटा है उसको लेकर वो सवाल फिर वीआईपी वाला खड़ा हो गया, और ये ताजा मामला जो प्रकरण है इसने उसको और उस मुद्दे को गर्म कर दिया। ये जितनी चीजें अभी निकल के आई हैं, जो ऑडियो वीडियो निकल के आया है, डर्टी गिलम्स का जितना भी आया है, मुझे लगता है कि एक तो जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, ठीक है, दुष्यंत गौतम जी अब सामने आगे पब्लिकली उनके सामने आके उन्होंने इस बात को कह भी दिया और होम सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी है कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। एक तो उनकी तरफ से एक शिकायत होनी चाहिए बाकायदा, क्योंकि पब्लिक लाइफ में जब आप रहते हो तो आपकी पद प्रतिष्ठा छवि जो है वो बहुत मायने रखती है। कई बार ऐसा होता है कि गलत आरोपों की वजह से आदमी बदनाम हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आदमी दोषी होता है और वो बच जाता है। तो अब ये प्रकरण जो है बहुत ज्यादा और गंभीर हो गया है, और गंभीर हो गया, इसमें बहुत ज्यादा इस तरीके से चीजें फैल के चली गई हैं। मुझे लगता है कि जितना कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, अब इस प्रकरण पे बिल्कुल जो है ये जो चीजें निकल के आई हैं सामने, ऑडियो वीडियो जो भी चीजें निकल के आई हैं, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ। इसलिए सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को अपनी पद प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए अब इस मामले को बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, किस स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए, ये अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है, क्योंकि अब ये काफी हो चुका है। बस इस पर अब जो है खत्म होना चाहिए मामला। ये देखिए, मैं भी आपसे बात की थी कि अगर आपके सारे नेताओं की छवि पाक साफ है, आपको लगता है उनके दामन में कोई दाग नहीं है, तो फिर जांच से गुरेज क्यों है? आप कहते हैं कोई वीआईपी था ही नहीं, लेकिन लोगों के मन में तो शंका है ना वीआईपी को लेकर। ना सिर्फ प्रदेश की जनता के मन में शंका है वीआईपी को लेकर, बल्कि विपक्ष के मन में भी शंका है, तभी ऑडियो वीडियो भी सामने आता है, सवाल लगातार बार बार उठ रहा है। जाहिर सी बात है, अब देखिए 27 में चुनाव है, ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच से पीछे क्यों हट रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं मोनिका जी, देखिए, हम जांच से पीछे कतई नहीं हट रहे हैं। माननीय महामंत्री जी ने, जो हमारे प्रभारी भी हैं उत्तराखंड के, दुष्यंत गौतम जी ने पत्र लिखा है, उन्होंने कहा भी है कि मैं जो है इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, और मैं मानहानि का दावा भी करूंगा अगर गलत तरीके से लोगों ने मेरे को बदनाम करने की कोशिश करी है। और उन्होंने कहा है कि इसमें जांच कर ले, अगर मेरा बाल बराबर भी अगर मेरा कहीं नाम आता है, मैं कहीं इन्वॉल्व होता हूं, तो मैं राजनीतिक और सामाजिक तौर पर, उनके पत्र में जहां तक जानकारी है, क्योंकि हमने हमारे दर्शकों को वो वीडियो भी सुनाई, वो बाइट भी सुनाई, जिसमें आप कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने बोला, अपनी पत्र लिखा है, लेकिन उन्होंने ऑडियो वीडियो हटाने की बात करी है कि मीडिया चैनल्स पर, पोर्टल्स पर वो ऑडियो वीडियो ना दिखाया जाए, सोशल मीडिया पर वो ऑडियो वीडियो हटा दिया जाए, क्योंकि इससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो देखिए, पत्रों में, समाचार पत्रों में भी छपा है, समाचार पत्रों में भी छपा है, मैं आपको भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, फेसबुक पर उनका चल रहा है, दिखा रहे हैं आशीष सैनी जी, पत्र और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कमलेश जी, पत्र हमारे पास भी आया है, आशीष सैनी जी भी पत्र दिखा रहे हैं, आप सुन लीजिए, मान लीजिए इस बात को। नीरज कोहली जी भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अगर समाचार पत्र नहीं, कमलेश जी सुनना पड़ेगा आपको, कमलेश जी सुनना पड़ेगा आपको, रुक जाइए। नीरज कोहली जी भी कह रहे हैं, यस नीरज कोहली जी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआती दौर में तो उन्होंने पत्र लिखा था जिस पत्र का उल्लेख है जो दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी जो उन्होंने बाइट दी है जो सोशल मीडिया पर आकर, उसमें उस बात को कह रहे हैं कि मैं डिफेमेशन भी ठोकूंगा और कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कार्रवाई भी करूंगा, जो कमलेश जी बात कह रही है। ये बात जांच के लिए नहीं कहा है कि हाँ भाई फ्रीली आप जांच कराइए, उन्होंने ये कहा है कि मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा अगर ऐसा होता है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि प्रकरण की जांच करवा लीजिए। कमलेश जी, आप कहें तो मैं फिर से इंटरव्यू सुना दूं। कमलेश जी, उन्होंने क्या कहा है दुष्यंत गौतम जी ने, अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो मैं फिर से सुना सकती हूं। मैं संन्यास ले लूंगा। कमलेश जी, ये बात भी उन्होंने कही है, संन्यास ले लूंगा, लेकिन उन्होंने ये लाइन नहीं की है, कही है कि फ्रीली इस पूरे मुद्दे की जांच पड़ताल कराई जाए। जो आप कह रही हैं ये लाइन उन्होंने नहीं कही है। अगर आपको नहीं यकीन है तो मैं अभी उनकी बात फिर से सुना सकती हूँ, आपको माननी पड़ेगी बात। आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लाइंस मत ऐड कीजिए। क्या आरोप नहीं, मैं एक्स्ट्रा नहीं, मैं आपको क्या कहा है? ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार बाइट दोबारा से सुना दी जाए, ताकि अभी साफ हो जाएगी। मैं एक बार अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार बाइट दोबारा से सुना दी जाए।
मैं यही कहती हूँ कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो भी साक्ष्य, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं वो लेकर उपस्थित हो जाऊंगी, या मैं आपको किसी के माध्यम से जो भी आपने ऑफिसर नियुक्त किए गए होंगे, मैं उस ऑफिसर से भी आप मुझे मतलब संपर्क करवा सकते हैं। और मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगी, हर तरह से सहयोग करूंगी, और आज तक मैं सहयोग करती आई हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा मैं सही का साथ देती हूँ। मैं खुद सही हूँ अपनी नजरों में, और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नियति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। कल प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, कि जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी। और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। तो सत्य क्या है? अनुसूचित जाति के जो राज्यसभा के सांसद रहे, हमारे अखिल भारतीय महामंत्री हैं, ऐसे व्यक्ति। तो कमलेश जी, उर्मिला सनावर ने क्या कहा वो भी हमने सुनाया, कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है वो भी हमने सुना दिया, दुष्यंत गौतम जी क्या कह रहे हैं वो भी हमने सुना दिया। दुष्यंत गौतम जी की लाइन एक बार फिर से रिपीट कर दूं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो ऑडियो वीडियो है उसकी जांच होनी चाहिए, उसके तथ्यों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कल की वीडियो है, मोनिका जी, छवि खराब हो रही है, इसके लिए वो तैयार है। वीआईपी की बात उन्होंने यहाँ पे नहीं करी है। आप यहाँ पर क्लियर कह दीजिए कि वीआईपी एंगल की जांच हम कराएंगे। चल रही है, आज में आइए आप मोनिका जी, आज में आइए। आज उन्होंने अखबारों की कटिंग डाली है, फेसबुक पर एक काम करते हैं कमलेश जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं आपको समय दे रही हूँ कमलेश जी, यू हैव टाइम। कमलेश जी सुन लीजिए, मैं आपको समय दे रही हूँ। अगर आप अपनी तरफ से ये बात कह रही हैं हम मान जाएंगे अगर आप हमें वो दिखा देंगी, ठीक है। आप एक काम कीजिए, वो वाली चीज आप हमें दिखा दीजिए जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है या क्या जो भी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, तब तक आपके पास पूरा समय है 2 मिनट का, आप तैयार रखें जो उन्होंने स्टेटमेंट अगर अखबार को दिया है तो हमें दिखाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे क्योंकि यहाँ पर मुख्य सवाल अंधेरे में है वीआईपी एंगल की सच्चाई, और इस सच्चाई की जांच पड़ताल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वाकई में इसमें कुछ सच छिपा है या फिर एक तरह का सियासी खेल है 2027 के चुनावों को देखते हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला अभी भी अंधेरे में लग रहा है। 3 आरोपी जेल में हैं, लेकिन बावजूद इसके जो इस वीआईपी की जांच, जिस वीआईपी की बात शुरुआत से हो रही थी, उसके चेहरे पर से पर्दा अभी तक नहीं हटा। हालांकि 3 साल बाद जो ऑडियो वीडियो सामने आता है वो कई सवाल एक बार फिर खड़े कर देता है और ऐसे में मजबूर करता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच पड़ताल की जाए या फिर ये मुद्दा इस तरह से राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता रहेगा और अंकिता को सही मायनों में न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए जांच बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को लेकर हम कर रहे हैं आज कई सवाल। सीधी बात में हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय एक बार फिर से करा दें। कमलेश रमन जी भाजपा की तरफ से हमारे साथ है, आशीष हुसैनी जी कांग्रेस की तरफ से हैं, नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, जांच कब होगी? निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है। अगर आप ये कहती हैं कि वीआईपी कोई है ही नहीं, लेकिन देखिए वीआईपी को लेकर बात तो उठ रही है ना, ये ऑडियो वीडियो भी सामने आती है, आरोप लगाती है, तो बेटर तो ये होगा ना कि सरकार सीबीआई जांच या तो करा ले कि दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए, एक निष्पक्ष जांच हो जाए, जनता को भी भरोसा हो जाए, विपक्ष के भी मुंह पे टेप लग जाए। बिल्कुल मोनिका जी, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगी। आपकी मैं पहली बात का जवाब दे दूं। आपने कहा कि आपके पास कोई एविडेंस हो जो दुष्यंत गौतम जी ने बोला हो, अखबार की कोई कटिंग हो, तो मेरे हाथ में अखबार भी है और आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी। देखिए इसमें उनके शब्द जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं
उनके वो सारे तथ्य लेकर के उसकी पूरी जांच होनी चाहिए इस बाबत। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अगर एक भी शब्द या एक भी जगह कहीं पर मैं दिखाई हूं, मेरा अगर कुछ भी ऐसा लगता है, कोई सबूत अगर उनके पास है मेरे खिलाफ, तो मैं अपनी राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा, जीवन से जो मेरा सामाजिक संन्यास है मैं उससे भी संन्यास ले लूंगा, और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो इससे बड़ी बात और क्या कहेगा एक व्यक्ति की आप छवि खराब कर देते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की आप छवि खराब कर देते हैं, परिवार में भी और समाज में भी। बाइट में भी बात दूसरी बात आपने कहा कि कोई नाम, आपने कहा कि जब कोई नाम तो जांच होनी चाहिए। देखिए, जो चीज कानून के दायरे में है, कानून को जो सही लगेगा कानून को करेगा। कानून को लगता है इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो एक्सेप्ट कर लेता है चीजों को। जब पब्लिक में कोई चीज आती है तो कानून अपने आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसके खिलाफ जांच भी करता है अगर लगेगा, क्योंकि अभी कानून के पास है। अभी ये बंद तो नहीं हुआ मुकदमा, क्योंकि खाली अभी उनको आजीवन कारावास हुआ तीनों को जिन्होंने ये कृत्य किया। हम सरकार, पूरी सरकार हमारी अंकिता बहन के साथ में थी। लेकिन मेरा एक सवाल कांग्रेस के लोगों से भी तो है, क्या ये कभी उसकी पैरवी करने के लिए कोर्ट में खड़े हुए? क्या कभी किसी वकील को इन्होंने वहां खड़ा करने का काम किया? खाली सड़क पे हल्ला मचाते हैं, खाली सोशल मीडिया पर चिल्लाने का काम करते हैं, और एक ऐसी ऑडियो के ऊपर जाकर के जो है आरोप लगाने का काम करते हैं, अपनी राजनीति ढूंढते हैं, अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। आप सीधा अगर ये कहते हैं, अगर कोई वीडियो किसी के परिवार का मामला है, आपने सोचा कंधे पे बंदूक रखते हैं और राजनीति चलते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं ताकि बदनाम हो जाए। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कानून सबसे बड़ा है, कांग्रेस कानून से बड़ी नहीं हो सकती। कानून सबसे बड़ा है, कांग्रेस कानून से बड़ी नहीं हो सकती। कमलेश, जिस तरीके से आप कह रही हैं, ठीक है, ठीक है, मोनिका जी जांच तो होगी, जांच होगी, वही मैं सुनना चाहती हूँ, वही मैं सुनना चाहती हूँ। क्या सरकार सीबीआई जांच के आदेश देगी? मांग हो रही है। जो सरकार को बेहतर लगेगा, जनहित में, अंकिता बहन के हित में, उसके परिवार के हित में, उनके जो हमारे जनमानस की अंकिता की मां भी कह रही है, अंकिता की मां की भी मांग है, अंकिता की मां की भी मांग है, कोई नहीं बचेगा। चलिए, अभी कमलेश जी कह रही हैं कि जांच होगी, लेकिन जहां सीबीआई जांच की बात आ रही है तो इसको लेकर अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। आशीष सैनी जी, चुनावी हथियार आप बना रहे हैं, चुनावी हथकंडा आप बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लग रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग किस आधार पर आप कर रहे हैं, या फिर वाकई में इसे सिर्फ चुनावों को देखते हुए एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सीबीआई जांच की मांग का एक ही आधार है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में हत्यारों को जेल भेज दिया गया, लेकिन जिनकी वजह से हत्या की गई है, जिन वीआईपी के सामने अंकिता को अनुचित रूप से दबाव दिया जा रहा था, उनको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जानबूझकर बड़े नेताओं को बचाने का प्रयास किया गया, और ये आज स्पष्ट रूप से इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है जिनका नाम है, इस कारण से भाजपा ने उनको बचाने का काम किया। हमें पुलिस के उस जांच समिति पर भी आपत्ति है जिन्होंने कोई कार्रवाई अंकिता भंडारी के वीआईपी पर करने के बजाय निश्चित रूप से उन्हें नहीं, सुन लीजिए एक मिनट, निश्चित रूप से केवल मूल अपराधियों को, बड़े अपराधियों को बचाने का काम किया। मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ उसमें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंकिता भंडारी के हत्यारे पुलकित आर्य के भाई को, उनके चाचा को, उनके पिताजी को 50 करोड़ रुपए का आयुष विभाग का कार्ड ठेका दिया है। बताइए किस हैसियत से ठेका दे दिया इन्होंने, उन पर क्या कार्रवाई की? यानी एक हाथ से आप जेबे भर रहे हो, दूसरे हाथ से उनको बचाने का काम कर रहे हो, और आ रही है उनको बनाने का काम दुष्यंत गौतम की सिफारिश से हुआ। दुष्यंत गौतम अपनी कीमत वसूलना चाहते थे, इसलिए शायद ऐसा काम किया गया होगा, ये हमारा आरोप है। आप इसकी जांच कराने के आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? केवल एक सवाल का सबूत भी देंगे सैनी जी, जांच का, अरे सबूत देना हमारा काम थोड़ी ना है। आप गबर बेवकूफी की बात करते हैं, सबूत देने का काम हमारा है या पुलिस का है? सबूत देने का काम कौन करेगा? आशीष जी, सबूत देने का काम करेगा कौन? आपका काम नहीं है, सबूत देने का काम कांग्रेस का थोड़ी ना है। लगा रहे होंगे ना कि हवा में आरोप लगा देंगे। आप जांच एजेंसी को हमारे द्वारा बना दीजिए, हम बनाएंगे जांच एजेंसी और हम सबूत ला कर दे देंगे इनको। झूठ मत बोलिए ऐसे चैनल पर बैठ करके। जांच एजेंसी का गठन हम कर देंगे, हम अपनी जांच एजेंसी का गठन कर देते हैं। कांग्रेस का काम केवल झूठ बोलना रह गया है। ठीक है, समय दीजिए। आशीष जी, अगर कोई आरोप आप हवा में लगा रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं, या तो आप, या फिर अगर आपके पास सच में आपके आरोपों में अगर जरा सा भी दम है तो कोई सबूत, कोई तथ्य, कुछ तो आपके पास होगा ना, या किसी ने आके आपके कान में कुछ फुसफुसा दिया और उसको लेकर आप अब हल्ला कर आरोप लगा रहे हैं, कोई तो तथ्य होगा ना भाई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग
जब कांग्रेस पर आरोप ये लगाते हैं कान तो को क्या नहीं सबूत देख लेकर रहे आते कौवे हैं? के पीछे नंबर भाग एक रही है बात। कांग्रेस। नंबर दूसरी बात, केवल अंकिता भंडारी की बात करूंगा। जांच एजेंसी किसकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। उस जांच एजेंसी ने कांग्रेस के कार्यालय में आकर तो रिपोर्ट सबमिट करी नहीं है। वो रिपोर्ट इन्हीं के दफ्तर में, इन्हीं के पास है। ये कोर्ट में क्या सबमिट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जांच कर रहे हैं, हमें थोड़ी ना मालूम होगा। बार बार ये कहना कि सबूत लेकर आओ। तो अरे फिर भाई, जब हम तो आपने यहाँ तंदूर कांस्टेबल में लगे उस महिला को झोंका था तो हम आपने भी दरोगा ऐसी लगे हैं क्या रिपोर्ट पेश मोनिका करी जी? होगी सैनी हम जी। कांग्रेस सबूत के के नाम हैं, पर हम विपक्ष नेता के नहीं पास हैं। कुछ भी नहीं है, हम जाति तथ्य के के नाम करते पर हैं। हाथ खाली है। नेता जय ने सिंह रावत जी भी अधिकारी हमारे किया साथ तो जुड़ आपने चुके भी हैं यही द्वारा किया से। होगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं जय सिंह रावत जी। जब सबूत और तथ्यों की बात आती है तो विपक्ष के हाथ खाली है, लेकिन या तो कोई कान में फुसफुसा जा रहा है और उस फुसफुसाहट को नहीं, मुझे सुनकर मोनिका जी फिर बता आरोप लगा दीजिए, दिए जा रहे जांच हैं। करने का उधर काम हमारा कमलेश जी है भी क्या? जिस तरीके से कह रही हैं, जांच की बात तो वो कर रही हैं, दुष्यंत गौतम जी भी जांच की बात करते हैं, लेकिन नहीं, जो वो ही कर सीबीआई रही है, जांच की मांग सरकार नहीं पूरा कर रही जांच प्रदेश की कर बात। रहा है, वो सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभी आदेश ना तो जारी हुए हैं और ना ही उसको लेकर कुछ पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, अपराध होता ना उसका उसके पीछे मोटिव भी देखा जाता है कि मोटिव क्या था। इसमें अंकिता भंडारी में अपराध हुआ। आपने अपराध बहुत माफी चाहूंगी जय सिंह रावत जी, आपकी ऑडियो हम तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत माफी चाहूंगी मैं इसके लिए। नीरज कोहली जी का रुख कर लेते हैं। नीरज कोहली जी, पुख्ता तौर पर कोई क्लियर स्टेटमेंट ऐसी नहीं है कि सीबीआई जांच इस मामले में होगी। क्या इस मुद्दे को एक चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, भुनाने की कोशिश की जा रही है जो ये ऑडियो वीडियो सामने आ जाते हैं, या फिर वाकई में इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है? क्योंकि अंधेरे में ये पूरा मामला अभी लग रहा है। मोनिका देखें, अभी जो दोबारा से ये मुद्दा गर्म हुआ है, इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि राठौर कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं। अब जिन लोगों ने इस मुद्दे को फिर दोबारा से छेड़ा है, दोबारा से गर्म किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। और जब ये घटनाक्रम पिछले 3 साल का घटनाक्रम है, तो आज ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जो आप देखेंगे ऑडियो वीडियो वायरल हो रही है और जो ये तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं इस घटनाक्रम को लेके, इनकी 3 साल पहले इनकी अंतरात्मा मर गई थी। ये 3 साल पहले कहां थे? जब एसआईटी जांच कर रही थी, पुलिस जांच कर रही थी और ओपनली सरकार कह रही थी किसी के पास कोई एविडेंस है तो आप एविडेंस आके दीजिए। तब ये लोग कहां चल गए थे? तब इनकी आत्मा आज ये कह रहे हैं कि उसको अधूरा न्याय की जगह उसका पूरा न्याय दिलवाना चाहते। उत्तराखंड की बेटी थी, हम उनके साथ खड़े हुए। 3 साल पहले कहां थे ये लोग? ये बात ठीक है, ये मैंने शुरुआती दौर में कहा कि अंकिता के माता पिता, इस प्रदेश के लोगों की सबकी भावना, सबकी चाह यही थी कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकरण बहुत गंभीर प्रकरण है। इसमें बड़े लोगों का नाम आ रहा है। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा व्यक्ति बच जाए जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। शुरू से आखिर तक तीनों आरोपियों के जेल जाने के बाद भी कहीं ना कहीं ये मामला उठता रहा और उसके परिवार के लोग तो संतुष्ट नहीं हुए इतना कुछ होने के बाद भी, जांच के बाद भी। तो मेरा ये कहना है, अगर मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, 100 लोग मेरे पर उंगली उठा रहे हैं, तो फिर सरकार दुनिया किसी भी जांच एजेंसी से मेरे खिलाफ जांच करा ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो इस पे सरकार की निष्ठा भी दांव पे लगी है, पार्टी की निष्ठा भी दांव पे लगी है, और अब इतने बड़े पदाधिकारी पार्टी के, उन पर भी उंगली उठ गई है। तो इसमें सरकार की बदनामी हो रही है, पार्टी की बदनामी हो रही है, और जिन व्यक्ति पे इतनी बड़ी उंगली उठ गई है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी बात हो रही थी कि वो वीडियो पे ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं उन्होंने सेक्रेटरी होम को चिट्ठी लिखी है। मैं ये कहता हूं कि उनको सबसे पहले कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए एक आम आदमी की हैसियत से। मेरे ऊपर कोई आदमी 50 तरह के लाछन लगाएगा, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं और मेरी छवि खराब करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले मैं एक आम आदमी की हैसियत से एक तहरीर दूंगा, उसके खिलाफ पुलिस महकमे को लिख के दूंगा कि ये लोग मेरा नाम खराब कर रहे हैं एक साजिश के तहत। तो अभी तक उन्होंने कोई इस तरह की लिखित तहरीर दी है, कोई चिट्ठी नहीं दी है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे माध्यम से जो है आप इनकी प्रवक्ता से पूछो कि उन्होंने कोई लिखित में कंप्लेंट दी है। ये कानूनी पक्ष है, ये कानूनी बात है। कहना और लिख के देना दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। वो खुद लिख के दे इस बात को, पुलिस को लिख के दे और सरकार को भी लिख के दे कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जब कोई आपका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है दूर दूर तक और आपका नाम खराब हो रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल मुझे लगता है, क्योंकि इसमें पार्टी की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, सरकार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और आने वाले समय में चुनाव भी है। तो इससे ये साफ हो जाएगा कि कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनकी मंशा भी साफ हो जाएगी, और जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं वो भी बिल्कुल डटकर सामने आ जाएंगे। कोई एफआईआर करवाई गई पार्टी की तरफ से, दुष्यंत जी की तरफ से? स्पष्ट तौर पर कहा है कि मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा।
और इसमें जो जांच होगी उसके लिए मैं बिल्कुल तरीके से तैयार हूँ और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराऊंगा, बिल्कुल होगी। तो अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ होगी और होगा में अंतर है। अगर 2 दिन से ये मामला उछाल मार रहा है तो 2 दिन का समय एक लंबा समय होता है, 2 दिन का समय एक लंबा समय होता है। इसको लेकर प्रदेश में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। देखिए ये उनका व्यक्तिगत एक सुझाव या उनकी अपनी सोच हो सकती है, वो कब रिपोर्ट कराएंगे, लेकिन होगी, ये तय है, होगी। चाहे आज यहाँ पर अगर व्यक्तिगत सुझाव तो फिर पार्टी की छवि क्या पार्टी की छवि से खराब नहीं हो रही? कमलेश जी आपके प्रदेश के इंचार्ज है दुष्यंत गौतम जी, क्या पार्टी की छवि इससे खराब नहीं हो रही? पुष्कर सिंह धामी जी जो इतने शानदार नेता हैं, जिनके साथ कोई विवाद नहीं है, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, आपको नहीं लगता कि इस मैटर को थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है? क्यों कहें कि छवि खराब होगी उनसे? क्या पार्टी की छवि खराब नहीं हो रही? अगर बीजेपी पर बार बार दाग लग रहे हैं, पार्टी की छवि तब खराब होती है जब लगे कि हाँ उनके ऊपर लगे हुए आरोप सिद्ध हो चुके हैं, तब पार्टी की छवि खराब होती है। तो बिल्कुल आराम से, आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। मैं अभी बैठ करके ये कहूँ कि चैनल पर बैठे हुए लोगों ने हत्या कर दी, क्या सिद्ध हो जाएगा? नहीं होगा ना, जब तक मैं एविडेंस नहीं दूंगी, जब तक मैं सबूत नहीं दूंगी, जब तक कोर्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तो फिर ये जो ऑडियो, कोई रिपोर्ट नहीं होगी थाने में, ये जो ऑडियो वीडियो है, तो ये जो ऑडियो वीडियो सामने आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये काफी नहीं है, फेक है क्या ये जो ऑडियो वीडियो सामने आया है, क्या ये काफी नहीं है? क्या ये फेक है? क्या आपको लगता है ये AI जनरेटेड है? क्या आपको लगता है किसी तरह का मॉफ है? आपको सबूत मिल रहे हैं? क्या आपको सबूत मिल रहे हैं ऐसी ऑडियो वीडियो से कि ये सच है, या आपको सवाल उठ रहे हैं? आवाज नजर आ रही है? सबूतों के लिए तो जांच की बात हो रही है, सबूतों के लिए तो जांच की बात हो रही है। बिल्कुल जांच, हाँ तो जांच हो जाने दीजिए, जांच हो रही है, जांच चल रही है, जांच हो जाएगी, आपके सामने सारे तथ्य आ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, उसको थोड़ा उभरने में समय लगता है। पहली बार इतने उनकी उम्र हो चुकी है, उनके पोते हैं, उनकी पोती है, उनकी बहू और उनके बेटे हैं। आप समझिए ना कि समाज में उनकी किस तरीके से एक आरोप लगा करके उसने इतिश्री कर ली और गुम हो गए, भागे मैदान छोड़कर। अरे आइए, बहुत चिंता हो रही है उनकी, आप जाइए थाने चौकियों में, भाजपा के नेताओं की बहुत चिंता है। चिंता तो उस वक्त भी कांग्रेस को नहीं होगी ना, जब ऐसे बलात्कारी से भरी पड़ी है, आसाराम की जमानत ये करा रहे हैं, कुलदीप सेंगर पर खुशी मना रहे हैं कर दिया था, कि कांग्रेस के से समय पर रिपोर्ट भी नहीं हुई, और रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करी। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बचता है, जो गलत करता है, कृत्य गलत होता है, वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि लड़की को गर्भवती कर देगा नेता और उसको छोड़ दिया जाएगा। कमलेश जी, ठीक है, रुकिए। आशीष जी, कांग्रेस बदनाम करने की साजिश रच रही है। कमलेश जी कह रहे हैं जांच होगी, वो क्लियर कह रही है कि जांच होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, वक्त दीजिए, हर एक चीज होगी, छवि खराब मत कीजिए दुष्यंत गौतम जी की। मोनिका जी, कमलेश रमन की हैसियत नहीं है कि जांच के आदेश कर दें। ये यहाँ पर रहकर आपका और हमारा वक्त तो बर्बाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो आपकी भी नहीं है सैनी जी, आपकी हैसियत क्या है? आपको पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं है, ये हैसियत है आपकी। किस कैपेसिटी में बोलने की जांच कराइए? सैनी जी जरा मुझे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है, हम उस मांग का समर्थन कर रहे हैं। मुझे बताइए इनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या मांग की है? इनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या मांग की? ये अभी भी नई दुकान में शामिल हुई है, इसलिए जोर जोर से बोल रही है, वरना चाटुकारिता करने की जिस सीमा को कमलेश रमन जी पार कर चुकी है, और आप आरोपों को सिद्ध नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ की राजनीति करेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी, आपके नेता भी और आप स्वयं में खुद भी, आपकी हैसियत है ये कि आप किसी के ऊपर आरोप लगाएं। एक सेकंड कमलेश जी, आपको आपका समय दिया गया। कमलेश जी रुक जाइए, आपको अपना समय दिया गया, आपको समय पूरा दिया गया था। कमलेश जी रुक जाइए, एक सेकंड, उनको बोलने दीजिए, आपको आपका समय पूरा दिया गया था। आशीष जी, नहीं, आप मेरी हैसियत की बात करेंगे मोनिका जी। आशीष जी, आप भी थोड़ा शब्दों का ख्याल रखें, महिला सामने है, आपको शब्दों की गहराई को समझना होगा। मैं आशीष जी को ये बात कह रही हूँ। आशीष जी प्लीज शब्दों की गरिमा का ख्याल रखिए। सामने आपकी एक महिला प्रवक्ता है, आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। इसी तरह के शब्दों का प्रयोग कल कर रही है। शुरुआत आपने की आशीष जी, शुरुआत आपने की है। नहीं आशीष जी, शुरुआत आपने की है। अपने पद की और अपनी उसकी गरिमा का
शुरुआत आपने की है, जरा शब्दों का ख्याल रखिए कि किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। अरे है क्या आप भाजपा में क्या जाति का आदेश दे देंगे? अरे भाई, तो आपने आपकी दिया क्या क्यों नहीं अब हैसियत है तक? ये बताओ। मैं तो कुछ आपने नहीं हूँ। सुरेश मैं राठौर तो जैसे कुछ नहीं हूँ। भ्रष्टाचारियों आपकी को क्या क्यों पाल हैसियत है, रखा आप था? बताओ। आप मेरी सुरेश हैसियत के राठौर ऊपर जैसे जा रहे हैं, आप भ्रष्टाचारियों मेरी से हैसियत को तोड़ रहे जब भी हैं चंदा टेबल पर वसूलती बैठ थी करके। कमलेश रमन, आपकी तो हिम्मत तब इन्होंने कैसे कार्रवाई हुई? के आदेश आपको क्यों शर्म नहीं नहीं दिए? आई? आप इतने बेशरम हो चुके हैं कांग्रेस के लोग। ठीक है, हमें एक सेकंड ठीक है, ये बहस प्लीज 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 इस बहस को इस तरीके से कोई एंड नहीं होगा अगर आप दोनों इसी बहस करते रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नीरज कोहली जी। लेट्स मूव ऑन टू नीरज कोहली जी। नीरज कोहली जी, 2027 में यानी 2027 में विधानसभा के चुनाव है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बड़ा मुद्दा है। क्या आपको लगता है ये चुनावों को इंपैक्ट कर सकता है, चुनावों पर एक डेंट कर सकता है बीजेपी के लिए, अगर तब तक ये जो वीआईपी एंगल है ये एंगल क्लियर नहीं होता है? मोनिका देखिए अब ये ऐसी स्टेज पर आ गया है और चुनाव अगले साल है। आप देख ही रहे कि किस तरीके से विपक्ष इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है और धीरे धीरे जो है जनभावनाओं को भी साथ अपने जोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है कि अब सरकार को पूरी तरह से इस मामले को जो है पटापेक्ष कर देना चाहिए, जिससे आम जनता का विश्वास और भरोसा, ये जो वीआईपी के एंगल वाला है, इस एंगल को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। आपने जो बात कही उसी बात को दोहरा रहा हूं मैं। एक विवाद जब खड़ा होता है तो बदनामी होती है, पार्टी की भी होती है, एक आम आदमी की बात अलग होती है, लेकिन एक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है, उसकी अपनी इमेज भी खराब होती है, पार्टी की इमेज भी खराब होती है, सरकार की इमेज भी खराब होती है। तो मुझे लगता है कि अब इसमें बहुत ज्यादा गंदगी फैल चुकी है, बहुत डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है उत्तराखंड में। इसको लेकर सरकार को कुछ ना कुछ किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर इस मामले का पूरी तरह से पटापेक्ष करना चाहिए, ताकि ये मामला चुनाव से बहुत पहले क्लोज हो जाए। बिल्कुल, इसको क्लोज होना चुनावों से पहले जरूरी है, वरना ये इंपैक्ट भी इसका देखने को मिल सकता है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर सियासत जमकर हो रही है, और कुछ ऐसी सियासत हो रही है कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स अब डर्टी हो चुकी है, लेकिन वीआईपी एंगल की सच्चाई अभी भी अंधेरे में है, और ऐसे में इसका उजाले में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जिस तरीके से एक नई सियासी बिसात 2027 को लेकर बिछ चुकी है, इसमें पार्टियों के लिए, सभी पार्टियों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक बड़ी चुनौती जरूर हो सकती है, क्योंकि जांच में ही सारी चीजें क्लियर होकर सामने आएंगी। फिलहाल सीधी बात में मेरे साथ बस इतना ही, बाकी आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।